Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you are watching me at उन्हालेस करियर अकेडमी, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ये जो है ये ग्रेड 10th आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड सभी बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस 2 मार्क, देन वी कैन से फॉर 4 मार्क्स, वी कैन से फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इस तरह से सभी टाइप्स में सभी सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। इतने सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और बच्चों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार्ज समझ में आ गया तो आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हो, करंट समझ में आ गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आसानी से मैंने एक्सप्लेन करके रखी है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। सो लेट्स बिगिन विद द ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स विद दिस इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चार्ज को। अब इस एनिमेशन को देखिए क्या हो रहा है ना। यू कैन सी हियर आई हैव अ न्यूट्रल बॉडी रग एंड अनदर न्यूट्रल बॉडी दैट वी कैन से दैट इज पीवीसी पाइप। दोनों जो है वो पहले न्यूट्रल थे। जैसे ही इस पीवीसी पाइप को मैंने रग के ऊपर रब किया तो कुछ चार्ज बॉडीज बन गई। तो ये जो रग है और पाइप है, पाइप और रग को फ्रिक्शन करने के कारण रग जो है वो पॉजिटिव बन गया और पीवीसी पाइप जो है वो निगेटिव बॉडी बन गई। क्या मुझे आप बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? पीवीसी पाइप, रग, रग मतलब कॉटन। अगर मैं पीवीसी पाइप को इस कॉटन के ऊपर इस तरह से फ्रिक्शन करवाऊं, रब करवाऊं, तो ये जो पीवीसी पाइप है ये बन जाता है निगेटिव। वेराज ये जो कॉटन क्लॉथ है, ये कॉटन क्लॉथ बन जाता है, जो रग मैंने लिया है ये पॉजिटिव बन गया। भाई ये कैसे हुआ होगा? मतलब चार्जेस इस बॉडीज में डेवलप हो गए। पहले दोनों बॉडी जो थी न्यूट्रल थी। अच्छा मुझे न्यूट्रल का कंसेप्ट बताइए पहले, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव क्यों हो गया और निगेटिव हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, सही कहा। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। मतलब उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस इक्वल है, तो मैं कहूंगा कि ये बॉडी न्यूट्रल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल। मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट के पास अभी यहाँ पर +100 चार्जेस है, -100 चार्जेस है। तो आप कहोगे कि +100 -100 दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस हैं, तो ओवरऑल इस बॉडी को मैं कहूंगा कि ये जो बॉडी है ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। ये बॉडी जो है ये न्यूट्रल बॉडी बन गई। इसके पास चार्ज है नहीं अभी कुछ, न्यूट्रल, नो चार्ज। लेकिन अभी आपके पास ये जो रग है, ये कॉटन क्लॉथ, पीवीसी पाइप, इन दोनों को हमने फ्रिक्शन करवाया। यू कैन सी इन दिस एनिमेशन नाउ। दोनों को फ्रिक्शन करने के बाद हुआ क्या कि ये जो पीवीसी पाइप है ये निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई और रग जो है ये कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया। ऐसा क्यों होता है? वेरी गुड बच्चों, आपने सही कहा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अच्छा दोनों में से रग और पीवीसी पाइप, इसमें से किसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और किस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया? सही, इस पर्टिकुलर पीवीसी पाइप ने क्या किया है ना कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। रग ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, लूज किया, और ये जो पीवीसी पाइप है इसने इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो पीवीसी पाइप के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो पीवीसी पाइप जो है वो बन गया है नेगेटिव बॉडी। और रग अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसने बाजू में निकाल दी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है, तो इसका मतलब इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो रग अभी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसके पास पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा, नेगेटिव चार्जेस बहुत कम, तो हम कहेंगे कि रग बन गया है नेगेटिव बॉडी, पीवीसी पाइप बन गया है पॉजिटिव बॉडी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तो बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है तो बॉडी बन जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव बॉडी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव बॉडी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो किसी भी दो बॉडीज को अगर आप फ्रिक्शन करवाते हो तो फ्रिक्शन करने से बॉडी में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉट ओनली फ्रिक्शन, 3 टाइप से बॉडी चार्ज हो सकती है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय डिस्टेंस पे। मतलब अगर हम यहाँ पर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट भी बॉडी चार्ज हो सकती है।
तो यहाँ पर हमने कहा कि बॉडी जो है वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। चार्ज मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, इस तरह से। तो कोई दो टाइप के चार्जेस हम कंसिडर कर सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, लाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। हाँ, वेरी गुड, ये हमने लोअर ग्रेड में पढ़ा है। लाइक चार्जेस, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट चार्जेस होने के कारण यहाँ पर अट्रैक्शन होती है। वेरी गुड, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं उनमें हमेशा रिपल्शन होगा। सो लाइक चार्जेस दे ऑलवेज रिपेल्स टू ईच अदर, व्हेयरएज अनलाइक चार्जेस दे ऑलवेज हैव अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, इस तरह से। तो शायद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। देन स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं। स्टैटिक चार्ज मतलब क्या, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होते हैं ना वो एक जगह पे रुके हैं, एक जगह पे स्टेबल हैं। तो अगर चार्ज मूव नहीं होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे स्टैटिक चार्ज। यू कैन सी इन दिस एनिमेशन देयर आर सम चार्जेस व्हिच आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये हो गया चार्जेस आर मूविंग, उसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहां पर चार्ज रेस्ट पे हैं उसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस हैं, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी ब्रांच होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपके सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है, मतलब चार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है, और बाद में फिर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो सारे पॉइंटर्स है ये रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, स्टैटिक चार्ज मतलब चार्जेस एट रेस्ट, whereas मूविंग चार्जेस मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज क्या हो गया, बेसिकली आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, किसी भी बॉडी को जब आप टच करते हो ना तो आपको एक माइन्यूट शॉक आपने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पार्क आपने एक्सपीरियंस किया होगा, साथ ही साथ वहां पे थोड़ा सा लाइटनिंग आपने देखा होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम जब हम रग ओढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप उस पर नाखून इस तरह से अगर स्क्रैच करोगे ना तो स्पार्क आपको दिखाई देगा। लाइट ऑफ कर दो, आपको फ्लैश भी दिखाई देगा है, स्पार्क भी दिखाई देगा, एज वेल एज क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है, जब आप रग को ओढ़ते हो उसके ऊपर स्क्रैच करते हो तो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा, स्पार्क दिखाई देता है। यस, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्जेस, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। तो जब आप नाखून से उसको स्क्रैच करते हो ना तो रग के पास जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, या हो जाता है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं स्पार्क के साथ। यस, तो वहां पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने एक्सपीरियंस की होती है, एक्सपीरियंस की है। तो मतलब किसी भी बॉडी को जब आप टच करते हो तो ये जो स्पार्क होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, बॉडी चार्ज होने के कारण। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज को बेसिकली किस तरह से डिफाइन करोगे आप, सो चार्ज एक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम कहेंगे। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस के कारण बॉडी चार्ज हो जाती है। बेसिकली अगर मैं कहूं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल है तो बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी। अगर बॉडी के पास अनइक्वल चार्जेस है तो बॉडी को हम कहेंगे कि बॉडी चार्ज है। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर मैं अभी यहां पे दे दूं आपके पास दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। अगर हमें कहना है कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ये दोनों न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मीनिंग समझने की कोशिश करिए। न्यूट्रल का मीनिंग हो गया कि इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ आर इक्वल। आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों जो चार्जेस हैं वो इक्वल है। तो इक्वल प्रोटॉन्स, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैं कहूंगा कि ये न्यूट्रल बॉडी बन गई। अभी ये जो बॉडी बी है, बी में मैं अगर कहूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 100 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये 90 हैं, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, बराबर 10 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा हैं। तो 10 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण ये जो बॉडी बी है इसे मैं कहूंगा निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इस बॉडी को हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो निगेटिव बॉडी है, निगेटिव चार्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक बॉडी ले लेंगे हम सी बॉडी। अभी इस सी बॉडी के पास अगर आप देखोगे तो सी बॉडी के पास मैंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पर ले लेते हैं 90, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस में यहाँ पे ले लेता हूँ 100। तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर कहोगे कि इस पर्टिकुलर बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसका मतलब ये बॉडी जो है इसे हम कहेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज बॉडी। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स
नेगेटिवली चार्ज बॉडी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल प्रोटॉन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इस तरह से हम बॉडी के चार्जेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बॉडी चार्ज एग्जैक्टली, चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। यस, ये जो चार्ज होता है ये इम्बैलेंस के कारण होता है। अगर बैलेंस्ड चार्ज है बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी, इम्बैलेंस हो गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो इम्बैलेंस है, तो इसको हम कहेंगे कि ये बॉडी चार्ज्ड है। और चार्जेस कैसा है मैंने आपको बता दिया। ओके, चार्ज को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे अभी? अगर मैं ले लूं यहां पर एक एग्जांपल सिंपली, जैसे कि चार्ज, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास कुछ चार्ज है, तो भाई इस चार्ज को कौन से सिंबल से डिनोट किया जाएगा? चार्ज इज डिनोटेड बाय, चार्ज को हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। आप इसे कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हो या स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे। डन? ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कितना होगा? एसआई यूनिट, ओके, मैंने चार्ज यहां पर, हाँ यस, ओके, तो चार्ज का यूनिट क्या लगाओ? वेरी गुड, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, क्या लिखना है बच्चों? वेरी गुड, कूलोम, कूलोम। इसे हम कैपिटल सी से लिखेंगे, 1 कूलोम, 2 कूलोम, 3 कूलोम। अच्छा, अभी तक हमने डिस्कस किया कि जब किसी भी बॉडी को आप जब फ्रिक्शन करवाते हो तो फ्रिक्शन करने के कारण एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे कि रग और पीवीसी पाइप, इन दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि रग अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और वेराज ये जो पीवीसी पाइप है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए उसके अकॉर्डिंग बॉडी के पास चार्ज डेवलप होता है। तो मुझे बोलो, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना चार्ज इस पीवीसी पाइप के पास आ जाएगा? कितना चार्ज रग के पास से माइनस हुआ? देखो, इलेक्ट्रॉन रग ने निकाल दिया बाहर, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन रग ने डोनेट किया है, तो रग का चार्ज कम हुआ। किसके पास चार्ज आ जाएगा अभी? पीवीसी पाइप के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज कैरी करता है? सो दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, उसी के साथ आप चार्ज को कैरी कर सकते हो। जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज कैरी करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास है। वेराज अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो यस, आपको सेम, दोनों के पास सेम चार्ज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो प्लस और माइनस में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास? एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, इतना। वेराज एक प्रोटॉन जो है उसके पास कितना चार्ज होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, इतना। भाई ये बहुत बड़ा नंबर है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। देखो 10⁻⁻19 है, मतलब 0.00000 ऐसे, इस तरह से। तो ये -19 में है, पावर -19 में है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का। दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, सिर्फ यहां पर प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम इतना होगा, एक प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। कैसे रीड कर लोगे, कैसे लर्न कर लोगे? 2-3 बार इसे अगर रट्टा मार लेते हो या प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये याद हो जाएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नंबर है नहीं, लेकिन लर्न करना ही है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम माइनस प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻�19 कूलोम, लाइक दिस वन। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई, ये जो चार्ज है जिसे हमने Q से डिनोट किया, इसका यूनिट कूलोम है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम होगा, एक प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अगर कोई बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव, अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो बॉडी बन जाती है नेगेटिव। यहां तक आपने साइज समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं कहूं कि एक किसी ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बॉडी जो बन जाती है पॉजिटिव, तो भाई कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा?
एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर ये बॉडी है, इसे आपने रब करवाया तो इसके पास कितना चार्ज डेवलप हो गया? क्लोथ के पास में भी चार्ज डेवलप होता है, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास में भी चार्ज डेवलप होगा। कितना चार्ज डेवलप होगा, इस चार्ज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो यहां पर हमने अभी तक क्या समझा? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के कारण, ट्रांसफर होने के कारण बॉडी चार्ज होती है। तो ऑफकोर्स ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स किए गए ना, उसके बेस पर आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है चार्ज को कैलकुलेट करने का, वो इस तरह से कि चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला समझिए। व्हाट इज क्यू? Q is charge on a body. What is N? N is number of electrons. Number of electrons. And what is E? E is the charge of one electron. ये है charge of one electron. बराबर है? इस तरह से अगर किसी भी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण बॉडी के पास चार्ज डेवलप होगा। तो कितना चार्ज डेवलप हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण बॉडी के पास कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा? देखो एग्जांपल क्विकली, कितना चार्ज डेवलप होगा वो आपको कैलकुलेट करना था। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट किए गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज किए गए हैं 1, तो मैंने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन लूज्ड। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इतना। तो कितना चार्ज? तो चार्ज बन जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। बराबर। जो बॉडी इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, जो बॉडी है इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली है, उस बॉडी के पास कितना चार्ज आ गया? -1.6 इंटू 10 पावर -19 आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। इतना चार्ज उस बॉडी के पास डेवलप होने वाला है, इस तरह से। अच्छा, तो भाई चलते हैं अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अगर मैंने कहा कि अभी बॉडी के पास एक चार्ज आ गया है, कितना? 1 कूलम चार्ज, नॉट 1 चार्ज, 1 कूलम चार्ज बॉडी के पास आ गया। तो भाई बॉडी के पास अगर 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने गेन किए होंगे? अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है और इस बॉडी के पास चार्ज कितना डेवलप हो गया? चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलम, इतना है ना। मैंने +1 कूलम लिखा है, तो +1 कूलम इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी ने 1 कूलम चार्ज डेवलप किया। इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे? पॉजिटिव चार्ज आ गया ना उसके पास, मतलब क्या हुआ? बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी ने लूज कर दिए वो फाइंड आउट करना है। सो 1 कूलम चार्ज बॉडी के पास अगर आ जाता है, +1 कूलम चार्ज है, तो मतलब बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। कितने, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो भाई यहां पर देखिए, हमें E की मैग्नीट्यूड पता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कितना चार्ज आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड हमें पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, इतनी। हमें n की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी अगर 1 कूलम चार्ज उस बॉडी के पास है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो फाइंड करना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया Q इज इक्वल टू Ne। भाई Q मतलब कितना? 1 कूलम है। n हमें पता नहीं, एक मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19, इतना। चलो, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? अगर मैं 1.6 इंटू 10 पावर -19 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19, बराबर है। ऐसे एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी सिर्फ 1 को 1.6 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, बाकी कुछ मत करो। इस 1 को 1.6 से डिवाइड कर दो। ये 1 अपॉन 10 पावर -19 एज इट इज रखना है फिलहाल, इसे हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर मैं 1 को 1.6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 0.625, बराबर है कि नहीं? ऐसे ओके। 1 को अगर मैं 1.6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल रहा है 0.625 इंटू ये 1 अपॉन 10 पावर -19 एज इट इज रहा। अब इस 1 अपॉन 10 पावर -19 में से 10 पावर -19 अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं क्या हो जाएगा?
10 की पावर -19 है, अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर दूं क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस हो जाएगी। अगर इस 10 की पावर प्लस हो जाती है तो कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो क्या हो रहा है, सी। So therefore n is equals to 0.625 into 10 power 19। भैया अभी मैं अगर सपोज एक पॉइंट को शिफ्ट कर दूं n इज इक्वल्स टू, तो मैंने क्या लिखा देखो 6.25, मतलब पॉइंट को शिफ्ट किया, तो भाई 10 एक पॉइंट शिफ्ट करने से इसका एक पॉइंट कम कर दो, तो क्या है, 1 कूलम चार्ज बॉडी के पास कब आएगा, ये बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज कब डेवलप होता है, वो अगर 6.25 इंटू 10 पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर दे तो। बहुत बड़े नंबर से है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये बॉडी 1 कूलम चार्ज को गेन करना चाहती है तो 1 कूलम चार्ज इस बॉडी के ऊपर कब डेवलप होगा, कब प्रोड्यूस होगा, जब वो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तब। अच्छा, अगर मैं कहूं कि -1 कूलम चार्ज है, मतलब -1 कूलम चार्ज का मतलब ये हुआ कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कितने, 6.25 इंटू 10 पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर +1 कूलम चार्ज है, मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कितने, 6.25 इंटू 10 पावर 18। अगर मैं कहूं कि बॉडी के पास 2 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो 2 कूलम चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करना चाहिए, 2 इंटू 6.25 इंटू 10 पावर 18। मैं कहूं कि इस बॉडी के पास 4 कूलम का चार्ज रिक्वायरमेंट है, तो 4 कूलम चार्ज वो कब गेन कर सकती है, 4 कूलम चार्ज गेन करना, 4 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करना मतलब 4 इंटू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करना। आई होप आपको समझ में आ गया। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने पड़ते हैं, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो मेन सिंपल फॉर्मूला आपका ये है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। ये हो गया चार्ज की कहानी, डन। चलते हैं अगले पॉइंट पर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इस इलेक्ट्रिक करंट को समझना है तो बहुत इजी है, आप इसे डायग्राम से ही समझ सकते हो। फोकस करिए थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर, मैंने क्या क्या दिया है। यहाँ पर एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब मैंने कॉपर की वायर ले ली। इस कॉपर वायर को अभी हमने क्या किया है, देखो नो पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड, मतलब इस कॉपर वायर के अक्रॉस में हमने कहीं पे बैटरी कनेक्ट नहीं की है, सिर्फ वायर का पीस मैंने आपको बताया, भाई ये वायर ले लो। इस वायर का इंटरनल अंदर क्या है, देखो इस वायर के अंदर में बहुत सारे एटम्स हैं। हर एक एटम के हर एक एटम को अगर आप देखते हो अच्छे से, तो उस एटम के अराउंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग है। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना, जो कि शेल को या हम कहेंगे एनर्जी लेवल को ब्रेक डाउन करके उस एनर्जी लेवल से बाहर निकल के वो इधर उधर किधर भी घूम रहे हैं। सो एक कंडक्टर, इस कंडक्टर को अगर मैंने कहा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑफकोर्स इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो जो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे बताया ना, ये ब्लैक कलर मतलब क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस मतलब प्रोटॉन्स है। तो ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी रैंडम मूविंग है। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट व्हाट, ब्लैक कलर जो एरो हेड मैंने यहाँ पर देखे रखे ना, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रैंडम मूविंग है, मूव कर रहे हैं इधर उधर, फ्री है। अच्छा, क्या अभी मैं कहूं कि इस वायर में से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है भाई, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इसका मतलब करंट फ्लो होता है। तो क्या अभी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में से पास हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। वेरी गुड, आपने सही कहा, अभी करंट पास नहीं हो रहा है इस वायर में से। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो रैंडम है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो होंगे तो हम कहेंगे कि करंट पास हो रहा है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए। Now you can see in this diagram all the electrons they are moving in a particular direction. They all are having net direction. एक डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहे हैं। यहां पर रैंडम था, रैंडम मतलब नो करंट। सभी इलेक्ट्रॉन्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो इसका मतलब आप यहां पर करंट लिख सकते हो। देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स को हमने किधर लेके जाना है, हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है। तो हमने क्या किया, यहां पर सेल को कनेक्ट किया। सेल मतलब सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही आपने सेल को अटैच किया तो पॉजिटिव ऑफ सेल के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगे। सेल का तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, उस पॉजिटिव टर्मिनल के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पास होने लगे। तो जब तक आप सेल कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वायर में से करंट नहीं पास होगा। इलेक्ट्रॉन्स तो है भाई, फ्री है,
दे ऑल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन ओनली। जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है मतलब करंट नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो इसका मतलब उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप दोनों को डिफरेंस देखिए। कंडक्टर, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। व्हेन वी हैव कनेक्टेड सेल अक्रॉस द वायर एट दैट टाइम सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, करंट पास होने लगा। आ गया डिफरेंस। तो करंट पास हो रहा है मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स सारे एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या बताओगे भाई? ये दो सेल लिया आपने, बल्ब के अक्रॉस में सेल कनेक्ट किया है, सेल ग्लो होने लगा मतलब सेल में से करंट पास हो रहा, सेल में से करंट पास हो रहा है, बल्ब ग्लो होने लगा मतलब करंट पास हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन हम क्या दिखाते हैं? करंट की डायरेक्शन बेटा आप हमेशा बताओगे पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट। जब मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहूं निगेटिव टू पॉजिटिव, जब मैं फ्लो ऑफ करंट कहूं तो फ्लो ऑफ करंट मतलब होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट्स इट। चलते हैं अभी करंट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। करंट को आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी करंट को डिफाइन करना है। तो करंट को कैसे डिफाइन करोगे आप? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कहो या फिर इलेक्ट्रॉन्स कहो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है? चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज लेके जाता है, कितना? वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इतना चार्ज अपने साथ कैरी करता है, निगेटिव चार्ज। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चार्जेस फ्लो होने लगे मतलब करंट फ्लो होने लगा। तो आप क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो आपने लिखा इसके अकॉर्डिंग हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो करंट क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, बराबर है। अच्छा, तो करंट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग? करंट के लिए सिंबल है I, चार्ज का सिंबल है Q, टाइम का सिंबल है T। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर टाइम, चार्ज पर टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। I इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज Q, T टाइम। I इज इक्वल टू Q बाई T। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज इज इक्वल टू IT। फर्स्ट केस में हमने चार्ज को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने लिखा था चार्ज इज इक्वल टू क्या है? NE। चार्ज का फॉर्मूला ये भी हो सकता है IT। ओके, नाउ जब हम अभी करंट की बात कर रहे हैं तो करंट का SI यूनिट क्या लिखोगे? SI यूनिट इज इक्वल टू, मैं SI यूनिट लिख सकता हूं, यहां पर SI यूनिट लिख सकता हूं एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। करंट के स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, 1 मिली एम्पियर। इस 1 मिली एम्पियर को मुझे लिखना है तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 1 मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। बिगर यूनिट्स नहीं होते हैं। करंट जनरली जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए यूज होता है वो बहुत ही कम होता है, किलो एम्पियर इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है ना वो बहुत कम करंट पे काम करने वाले अप्लायंसेस है। माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और एम्पियर, दैट्स इनफ। घर में एयर कंडीशनर वगैरह जो आप यूज कर रहे थे ना वो मैक्सिमम 25 एम्पियर तक काम करता है, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, दैट्स इनफ। तो उससे ज़्यादा करंट की हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब हम यहाँ पर करंट के लिए बिगर यूनिट्स यूज नहीं करेंगे, किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, गीगा एम्पियर, नॉट लाइक दैट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, ओनली एम्पियर, दिस इज इनफ।
मिली एम्पियर पॉसिबल है, बहुत कम अमाउंट ऑफ, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे ऐसे भी होते हैं कि जो जिन्हें बहुत कम करंट की जरूरत है, मिली एम्पियर, उससे भी कम माइक्रो एम्पियर, दैट्स इट। ओके, तो ये करंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो फिर मैंने अगर कहा कि भाई मेरे पास एक पर्टिकुलर डिवाइस है, उस डिवाइस में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे बताओ 1 एम्पियर करंट का मीनिंग क्या हुआ। 1 एम्पियर करंट मतलब क्या लिख सकते हो। तो बच्चों 1 एम्पियर करंट को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर करंट कब पास होगा इस वायर में से, अगर मैंने कहा कि 1 एम्पियर करंट पास हुआ, तो 1 एम्पियर करंट कब पास होगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर पास होता है तो मैं कहूंगा कि इस वायर में करंट है 1 एम्पियर इतना। अच्छा, 1 कूलम चार्ज पास हुआ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए, वेरी गुड, 6। हाँ, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए 1 सेकेंड में। जब 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में पास हो जाते हैं, तो मतलब इस वायर के पास, इस वायर में करंट कितना है, 1 एम्पियर। 1 सेकेंड में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस वायर में करंट जो है वो 1 एम्पियर इतना है। सो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, दैट्स ऑल। ये थी करंट की कहानी। करंट शायद आपने समझ लिया। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट भी बहुत आसान है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स सी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझते हैं। हमारे पास दो अलग अलग यहां पर डेफिनेशन बन सकती है। एक बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा डेफिनेशन बन सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे दो डेफिनेशन बनने वाली है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ऐसे दो डेफिनेशंस बन जाएंगे बच्चों। चलो, मैं एक चार्ज को रखा हूं Q। मेरे पास एक चार्ज है Q, इतना चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कहां पे रखा हूं मैंने, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर एक चार्ज है मेरे पास में, पॉजिटिव चार्ज है। मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ना मुझे लेके आना है एक्स पॉइंट के पास। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा है, एक्स। यहां पर मुझे इस चार्ज को लेके आना है। कहां से लेके आना है मुझे, इन्फिनिटी से लेके आना है। एक चार्ज है बच्चों, एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग, वेरी गुड। तो हो सकता है इसके पास चार्ज हो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इतना। एक चार्ज को मुझे लेके आना है इंफिनिटी से एक्स पॉइंट के पास, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट कर सकता हूं क्या, क्या मैं इसे कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा फोर्स लगाऊं ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को लेके आऊं। मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी होगी, कुछ ना कुछ वर्क डन इसके ऊपर करना होगा। विदाउट वर्क डन ये चार्ज तो नहीं आ सकता। मुझे इसे यहां से लेके आना है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, इस पेन को मुझे लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जाकर इस चार्ज को उठाना है, इसे एनर्जी लगाऊंगा, एनर्जी लगा के मैं इसे यहां पर खींच के लेके आ रहा हूं। ऑफ कोर्स ये चार्ज अभी बहुत दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसे वहां से लेके आना है, इसका मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा, एक चार्ज को लगाने के लिए, लेके आने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसी काम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें एक चार्ज को अगर इंफिनिटी से एक्स पॉइंट पे लेके आना है तो आपने कुछ काम किया, और इसी काम को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equals to the amount of work done in bringing a charge from infinity to a given point is called as electric potential. Amount of work done to bring a positive charge from infinity to a given point, बस हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है किसी एक पॉइंट के पास, तो आपने जितना वर्क डन किया उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So electric potential is work done per
चार्ज। देखो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर चार्ज। एक चार्ज को लाने के लिए जितना काम किया गया उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तक अच्छा, तो यहां पर मैंने चार्ज कहां से कहां तक लेके आया हूं, इंफिनिटी से कहां पे ले गया, एक्स के पास। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, इसे याद रखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। इसे और एक वर्ड है, हम इसे वोल्टेज भी कहेंगे। तो मैं चार्ज को कहां से लेके आया, इंफिनिटी से। कहां पर लेके आया हूं, एक्स पॉइंट पे। तो एक्स पॉइंट के पास अभी कुछ वोल्टेज है क्या, हाँ, कितना वोल्टेज है, वोल्टेज एट एक्स। तो उसे लिखा जाएगा वोल्टेज एट एक्स। If the work is done to move the charge from infinity to a point x, it will be called an electric potential at x. तो x के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, x के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, तो x का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vx ऐसे लिखा जाएगा। जब मैं इंफिनिटी से चार्ज x पॉइंट पे लेके आऊं तो x के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे लिखोगे Vx। अच्छा, मैं अगर चार्ज लेके आ रहा हूं इंफिनिटी से y पॉइंट के पास, तो y पॉइंट के पास अभी पोटेंशियल मिल जाएगा। उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, Vy। Vy। If work is done to move the charge from infinity to a point y, it will be called electric potential y। Vy, Vx, है ना। अच्छा, तो मैंने अगर सपोज यहां पर ऐसे लिख दिया, मैंने एक पॉइंट लिखा है जो कि है V, और इसे मैंने लिख दिया यहां पर Z। इसका मीनिंग बताओ, वोल्टेज एट Z, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Z। Z पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कहां से चार्ज लाया होगा, इंफिनिटी से लेके आए आप, कहां पर, Z पॉइंट पे। इंफिनिटी से आप चार्ज को लेके आए x पॉइंट पर, इंफिनिटी से आप चार्ज को लेके आए हो y पॉइंट पर। तो y पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, x पॉइंट के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, z पॉइंट के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो वर्क इज डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट x इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट x। इफ वर्क इज डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट y इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट y। इफ work is done to move the charge from infinity to a z point, it is called as the potential at electric potential at z। अच्छा, दूसरा, ये शायद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लिया है, ये था आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी। अभी चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फैन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सो एंड सो डिवाइस। तो भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होगा कि एक सर्किट आपको दिया जाएगा या दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, बराबर है ना, दो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। जैसे कि ले लीजिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स में आपने एक डिवाइस को कनेक्ट करके रखा हुआ है, बराबर है। इन दो पॉइंट्स के अंदर ऐसा डिवाइस है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिवाइस होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे चार्ज को लेके जाना है ए से बी तक, मैं अगर चार्ज को लेके चलूं ए से बी तक, चार्ज फ्लो हो रहा है ए से बी तक, ओके, चार्जेस फ्लो होंगे ए से लेकर बी तक। जब ये चार्जेस ए से लेकर बी तक फ्लो होते हैं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ही चार्जेस फ्लो होते हैं। चार्ज कब फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ही चार्ज फ्लो होता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं होंगे। चार्ज को फ्लो होने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंपलसरी चाहिए, तो ही चार्ज फ्लो होते हैं, ओके। तो यहां पर मैंने अगर कहा कि ए से बी तक चार्जेस को फ्लो करवाना है, चार्ज अभी फ्लो होने लगे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज। एक चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज को कहां से लाना है, इंफिनिटी से लेकर आना है किसी एक पॉइंट के पास। पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास, इंफिनिटी से चार्ज नहीं लाना है। जब हम चार्ज को इंफिनिटी से नहीं लाते हैं तब उसे कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जब चार्ज को आप इंफिनिटी से लेके आते हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब चार्ज को आप किसी भी एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बताता हूं, जब चार्ज को आप इंफिनिटी से लेके आते हो किसी एक पॉइंट तक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब चार्ज को आप ए से बी तक लेके आते हो तो उसे कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट।
ये 2 पॉइंट्स है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझ लिया बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज। इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, एसआई यूनिट इज वोल्टेज, इसका यूनिट है वोल्टेज, सॉरी होल्ड लिखो खाली, नॉट वोल्टेज, इसका एसआई यूनिट है होल्ड, एसआई यूनिट इज होल्ड, जिसे आप कैपिटल वी से लिखोगे। अच्छा, तो मैं कब कहूं कि 2 पॉइंट्स के अंदर, इन 2 पॉइंट्स के अंदर ए से लेकर बी तक ये 2 पॉइंट्स में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और यहां पर 1 वोल्ट पोटेंशियल है, तो मैं लिख सकता हूं 1 वोल्ट इज इक्वल टू, जब मैं 1 जूल इतना वर्क डन करूं एक चार्ज को लेके जाने के लिए, द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जूल पर कूलम, तो इसका मतलब वहां पर कितना पोटेंशियल होगा, 1 वोल्ट इतना होगा। 1 जूल पर कूलम, इसे हम कहेंगे 1 वोल्ट इतना। क्या इसमें बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। कौन सा? मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 मिली वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट। तो बताइए 1 मिली वोल्ट का मीनिंग क्या? वेरी गुड, मिली मतलब 10 पावर -3 वोल्ट, 10 पावर -6 वोल्ट, 10 पावर 3 वोल्ट, 10 पावर 6 वोल्ट। बहुत आसान है। देखो, मिली -3, माइक्रो -6, किलो +3, 10 पावर +3, मेगा 10 पावर +6। चलते हैं, तो बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट भी पॉसिबल है। ये था पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। पोटेंशियल डिफरेंस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है तो चार्ज पास नहीं होता है, करंट पास नहीं होगा। मतलब करंट को पास करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद चलते हैं रेजिस्टेंस पे। बच्चों, हर कोई वायर, हर कोई कंडक्टर, हर कोई मटेरियल अगर आप देखते हो ना, तो मटेरियल में कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करती है, चार्जेस को अपोज करती है। आपको अगर देखना है, आप देखिए, अगर आपके पास वुड एंड कॉपर, ये दो मटेरियल्स हैं। वुड ये करंट को पास नहीं होने देना, करंट को वो अपोज करता है। इसका मतलब वुड ये बैड कंडक्टर हो गया। जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है, मतलब कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो मटेरियल गुड कंडक्टर है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए हेल्प करता है। वुड, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि वुड की इंटरनल प्रॉपर्टी ये है कि उसका उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस टू द फ्लो ऑफ करंट, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस टू द फ्लो ऑफ करंट। वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, है ना, ये जो मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते हैं। दे कंटिन्यूअसली अपोजेस टू द चार्जेस। इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या? टू अपोज चार्ज, ऐसा मटेरियल की जो चार्ज को अपोज करता है। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हो, मैंने यहां पे दिया है कि पर्टिकुलरली क्या है रेजिस्टेंस। ये वायर है, इस वायर में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए कंपलसरी क्या है? मैंने बताया था होल्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जब होल्ड है तो होल्ड क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए होल्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर वोल्टेज हमने तो दिया, ये वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन्स जा भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ मतलब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने वाला जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस होता है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, जो करंट को अपोज करता है, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। और जो करंट को फ्लो करने के लिए हेल्प करता है, करंट को आगे लेके जाने के लिए हेल्प करेगा, वो होता है
पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, आजकल की जितने भी सारे एडवांस इलेक्ट्रिक सर्किट्स आप देखते हो, इन एडवांस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टर्स की जरूरत होती है। मटेरियल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो होता ही है, उसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक्सटर्नल रेजिस्टर्स की जरूरत होती है। वो एक्सटर्नल रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इन रेजिस्टर्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो बैंड ऑफ कलर्स मैंने यहाँ पे देखे रखे हैं। ये बैंड ऑफ कलर होता क्या है? ये बैंड ऑफ कलर का मतलब होता है, इससे आप उस रेजिस्टर की मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हो कि ये कितना मैग्नीट्यूड है, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, कितना कम रेजिस्टेंस है। इस बैंड ऑफ कलर से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ये फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, ये ग्रेड 11th में आप पढ़ोगे या 12th में आप पढ़ोगे कि रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग क्या होता है। उस कलर कोडिंग से आप रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो, कितना हाई रेजिस्टेंस है, कितना कम रेजिस्टेंस है, ऐसे। So what is resistance then? Resistance is the internal property of material which opposes to the flow of current. तो resistance क्या है? It is property which opposes to flow electrons. Electrons लिखो, charges लिखो, same है। ओके, ये प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करती है। रेजिस्टेंस के लिए सिंबल क्या है? रेजिस्टर आप डिनोट करना चाहते हो सर्किट में, तो इसके लिए सिंबल क्या होगा फिर, है ना? इनके लिए सिंबल्स होते हैं। तो रेजिस्टर डिनोटेड बाय दिस सिंबल। सर्किट में आप इसे जिगजैग लाइन से ऐसे डिनोट कर सकते हो, और इसे आप कैपिटल आर से लिख सकते हो, स्मॉल आर से भी लिख सकते हो। ये रेजिस्टर हो गया। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है ओहम। इसका स्टैंडर्ड यूनिट है ओहम, जिसे आप ओमेगा इस साइन से लिखोगे। तो अगर मैं कहूँ कि वायर का रेजिस्टेंस 1 ओहम है, तो मैं 1 ओहम ऐसे लिख सकता हूँ, 100 ओहम मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 500 ओहम मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, इस तरह से इसका रेजिस्टेंस को लिखा जाएगा। डन बच्चों, रेजिस्टेंस रजिस्टर जो है इसका स्टैंडर्ड यूनिट ओहम है। क्या इसमें बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। मैं लिख सकता हूं कि 1 मिली ओहम, 1 माइक्रो ओहम, 1 किलो ओहम, 1 मेगा ओहम, 1 गीगा ओहम एंड सो ऑन। ऐसे इसके रेजिस्टेंसेस होते हैं, है ना? तो इन सभी मैग्नीट्यूड्स को हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से लर्न करना है। 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और मेगा का मतलब होता है 10⁻6। इस तरह से इनके बिगर यूनिट्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो रेजिस्टेंस, दिस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस को हम सिंबल्स में कुछ इस तरह से जिगजैग लाइन में बताने वाले हैं। उसे आर या स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। इसका स्टैंडर्ड यूनिट ओहम है। ये चार्ज को अपोज करने वाला एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। वुड, ग्लास, प्लास्टिक, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एंड नाउ वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज ओहम्स लॉ। क्या है ओहम्स लॉ को देखते हैं। ओहम ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बताया, V, I, R। whereas V इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप वोल्टेज लिखते हो, I इज इलेक्ट्रिक करंट, R इज रेजिस्टेंस। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, ये ओहम्स लॉ के थ्रू हम समझ सकते हैं। ओहम्स लॉ के लिए आपको अगर ओहम्स लॉ स्टडी करना है तो देखो, एक सर्किट मैंने दिया है R। तो इस R के अक्रॉस में, इस रेजिस्टर के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया। इसके सीरीज में हमने एक एमीटर को कनेक्ट किया है और मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा दी। होता क्या है, जैसे आपने स्विच को ऑन किया तो स्विच ऑन करने के कारण रेजिस्टर R के अक्रॉस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ओके, देखो यहां पर क्या है, जब आपने स्विच को ऑन किया तो रेजिस्टर R के अक्रॉस में जो वोल्ट मीटर हमने लगाया है, ये वोल्ट मीटर ने वोल्टेज कितना है, रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है उसे रिकॉर्ड किया। यहां पर हमें मिल रहा है, कितना वोल्टेज मिला, ये वोल्टेज है 0.4 इतना। एट द सेम टाइम हमने करंट की रीडिंग भी ऑब्जर्व की। करंट की रीडिंग कितनी मिली हमें? करंट मिल रहा है 0.1 एम्पियर इतना। ओके, इनिशियल स्टेज का हमने रिकॉर्ड
इनिशियल स्टेज को हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने के बाद इमीडिएटली हमें क्या समझ में आया कि भाई रजिस्टर जो है उसके अक्रॉस में जो वोल्ट मीटर है, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है 0.4, और इस रजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है 0.1 एम्पियर इतना। फिर बाद में मैंने क्या किया, सिर्फ बैटरी को चेंज किया, बैटरी को अल्टर किया, और बैटरी को अल्टर करने से मैंने करंट को इंक्रीज करने की कोशिश की। करंट को मैंने इंक्रीज कर दिया, कितना, डबल। करंट को मैंने इंक्रीज किया, करंट कितना कर दिया 0.2 एम्पियर। मतलब इस रजिस्टर में से करंट कितना पास होने लगा, इस रजिस्टर में से करंट आई जो है ये 0.2 इतना पास होने लगा। जब करंट 0.2 पास होने लगा तो हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग को ऑब्जर्व किया। वोल्ट मीटर की रीडिंग भी हमें क्या मिली, देखो उस टाइम 0.8। डिफरेंस देखो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। जब वायर में से करंट 0.1 एम्पियर पास हो रहा था तो वोल्टेज कितना था वायर के अक्रॉस में, मतलब वायर मतलब रजिस्टर। जब इस रजिस्टर में से करंट 0.1 एम्पियर पास हो रहा था तब इसमें करंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 0.4। करंट को हमने डबल कर दिया। जब इस वायर में से करंट हमने पास करवाया 0.2 एम्पियर इतना, तो करंट डबल होने के कारण वोल्टेज भी डबल हो गया। और एक पॉइंट, करंट को फिर से हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, 0.3 कर दिया। जैसे करंट को 0.3 किया तो करंट यहां से फिर से बढ़ गया। करंट को इंक्रीज किया, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या लिखोगे आप, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हमें यह समझ में आता है, ओहम को यह समझ में आया कि भाई जैसे जैसे आप इस सर्किट में से करंट को इंक्रीज कर रहे हो तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो फिर ओहम ने बताया कि वोल्टेज और करंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होते हैं। जब रजिस्टर ये कांस्टेंट है, जब आप इस रजिस्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हो, जो रजिस्टर है, जो वायर है, इस वायर की लेंथ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वायर में से जो करंट पास होता है वो करंट, और वायर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टेज, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड दैट physical quantities of a conductor, physical quantities of a resistor, it should be constant। मतलब इस वायर की लेंथ, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। V और I कब पॉसिबल है, जब रेजिस्टर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है तो। ओके, तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मिल गया। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है। इस कांस्टेंट को हमने कहा R। R क्या है फिर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, वायर का रेजिस्टेंस है V/I इतना। इस तरह से हम इस वायर का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होते हैं जब करंट, वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होते हैं जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो R को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V/I ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब करंट और वोल्टेज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होंगे। तो इसका VI ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो VI ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या है, स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहो, रेजिस्टर कहो, ऐसे। करंट और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे हैं, तो हम इस रेजिस्टर को कहेंगे कि ओहमिक है। ओहमिक रेजिस्टर मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशन इन द सेंस मींस व्हाट, ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। जो पर्टिकुलर डिवाइस में करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसे कहा जाएगा ओहमिक डिवाइस, और वहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। जिस डिवाइस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे नहीं होते हैं तब हम कहेंगे कि वो ओहमिक नहीं है, वहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। दैट्स इट। तो ये था ओहम्स लॉ। इस तरह से आप ओहम्स लॉ के थ्रू VIR से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। V अगर वोल्टेज अगर IR है तो आप I को लिख सकते हो V/R, और R को आप लिख सकते हो V/I, इस तरह से। दैट्स इट।
बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आती हैं और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, इन सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। जो कंटेंट्स मैंने आपको बताए इन कंटेंट्स को लर्न करिए, वीडियो को 2 बार देखिए। आपको सारे कंटेंट्स को अच्छे से लर्न करने के बाद सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी लर्न हो जाने चाहिए। तो चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे करंट को कैलकुलेट करना है तो करंट होता है I इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज। और ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर करंट कैलकुलेट करना है तो करंट मैं लिख सकता हूं V बाय R। करंट के अकॉर्डिंग अगर मुझे चार्ज को कैलकुलेट करना है तो मैं चार्ज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि चार्ज इज इक्वल्स टू IT, है ना। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहां पर भी कैलकुलेट करना है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को IR ऐसे भी लिख सकता हूं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है बच्चों, इन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर कहीं पे भी आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने बताया ना, इन फॉर्मूलेज के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो अगला वीडियो भी मेरा ज़रूर देखिए। ये वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।